Welcome, friends, in today's session of syllabus discussion related with the subject called Business Regulatory Framework. Previously, this subject was known as with the name of Mercantile Law. Currently, this name has been changed. Only the name has been changed, but syllabus is as it is. So there is no change in syllabus. The syllabus was last revised in the year 2019-20, and that syllabus is continued in this semester also. So there is no change in the syllabus from last 2 years. So today in this session, friends, we are going to discuss syllabus related with this subject, business regulatory framework. So I welcome you all in this session of business regulatory framework syllabus discussion for the students of TY BCom semester 5 English medium. This syllabus was came in force from academic year 2019-20. Why TY BCom student should study a law subject? That is the basic funda. That is the basic query. Why we should learn law at TY level or at graduation level? So that is what is the objective of this particular course. The objective of this course is to provide brief idea about the framework of Indian business law and to create awareness of law among the students. As an Indian citizen, you should know the basic law of India, basically related with the business. So basic law के बारे में आपको knowledge होना चाहिए. आप एज एन इंडियन सिटीजन, एक भारतीय नागरिक के तौर पे आपको जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए लॉ का उतना आपको होना चाहिए, उसकी अवेयरनेस आप में होनी चाहिए. टू क्रिएट अवेयरनेस ये भी एक ऑब्जेक्टिव है. आपको लॉ के बारे में पता चलेगा कि हमारे यहाँ लॉ क्या है भारत के अंदर, और पर्टिकुलर सिचुएशन में हम हमारे पास क्या राइट्स है, हमारी क्या ड्यूटीज है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो हम इस इसके अंदर इस सब्जेक्ट के थ्रू हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जितना आप समझेंगे उतना कम है. यूनिट 1 जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टोटली बेस्ड है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872, जिसमें हम जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे. वेटेज 30% है. क्या चर्चा करेंगे? तो हम चर्चा करेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर. हमारा जो मेन पॉइंट होगा वो है कॉन्ट्रैक्ट. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट इज कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम फोकस करेंगे. कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई हर एक इंफॉर्मेशन हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे. सो डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसका क्लासिफिकेशन, बेसिकली व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसकी चर्चा रहेगी. कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंसेस है, क्या डिफरेंसेस है, क्या दोनों सिनोनिम्स है, दोनों सेम वर्ड है या दोनों में डिफरेंस है, ये भी चर्चा रहेगा. उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को समझने के बाद, जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट, उसको समझने के बाद कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल्स हैं उनके चैप्टर्स आएंगे. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर और एक्सेप्टेंस से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन लेंगे. डेफिनेशन देखेंगे दोनों टर्म्स की, और लीगल रूल्स क्या है ऑफर के, लीगल रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, क्या ऑफर रिवोक हो सकता है, कैन एन ऑफर विड्रॉ विड्रॉ कर सकते हैं ऑफर को, या विड्रॉ अगर हमने हमने जो ऑफर रखी है हमें कैंसिल करनी है तो क्या हम वो ऑफर कैंसिल कर सकते हैं, इसके क्या रूल्स हैं, क्या मेथड्स हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे. कंसीडरेशन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसीडरेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंसीडरेशन, एग्जैक्टली कंसीडरेशन क्या है, इसका कंसेप्ट समझेंगे. डेफिनेशन देखेंगे, इसके लीगल रूल्स देखेंगे, कंसीडरेशन वैलिड कब माना जाएगा, और इसके एक्सेप्शंस क्या है. और इसके बाद जो है वो अगला पॉइंट आएगा आफ्टर दिस 3 चैप्टर्स, 3 basic terms, contract, offer, acceptance and consideration. There comes the next chapter or next term, next topic, that is capacity of parties to contract. कैपेसिटी क्या होगी पार्टीज की कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मीन्स मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी, कौन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम है, केपेबल है, उसके क्या नॉर्म्स हैं, क्या रूल्स हैं, लीगल रूल्स क्या है, हु इज एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, हु कैन कॉन्ट्रैक्ट, विच पार्टीज कैन कॉन्ट्रैक्ट और हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये हम समझने की कोशिश करेंगे. एज पर सेक्शन 11 के हिसाब से इसकी चर्चा होगी. कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट कौन नहीं कर सकता है, बेसिकली यही हम इस चैप्टर के अंदर समझने की कोशिश करेंगे. फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट, कंसेंट लेने की बात आ रही है, परमिशन लेने की बात आ रही है, अप्रूवल लेने की बात आ रही है. आपको कोई भी काम करना होता है तो आपको कंसेंट लेनी पड़ती है. कंसेंट यानी एक तरीके से परमिशन. तो परमिशन लेने की बात होती है.
कोई भी काम फॉर पर्टिकुलर एक्ट यू शुड हैव टेकन कंसेंट फ्रॉम अनदर पर्सन। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से कंसेंट लेना चाहिए, और ये कंसेंट कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कंसेंट लेते वक्त। आप सामने वाले के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकते कंसेंट लेने के लिए। अगर आपने दबाव डाला तो कंसेंट फ्री नहीं होगा, कंसेंट फ्री नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो कंसेंट लेना है और कंसेंट फ्रीली लेना है, कोई प्रेशर, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। इसके भी फैक्टर्स अफेक्टिंग है, देयर आर 5 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स फ्री कंसेंट। उसकी चर्चा भी हम करेंगे जब ये टॉपिक, हम इस टॉपिक पे आएंगे। उसके बाद आता है लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, जो भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं सर, उसका एक ऑब्जेक्ट होगा। हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? हम कोई चीज परचेस कर रहे हैं तो परचेस क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का कोई ऑब्जेक्ट होगा। हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं कॉमर्स स्ट्रीम में तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। कोई भी एक्ट आप कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो सर, उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो वो ऑब्जेक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए सर? लीगल होना चाहिए, इलीगल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, इन अदर वर्ड्स। तो ये 6 पर्टिकुलर टॉपिक है, थीम है, टर्म्स हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यूनिट 1 सबसे लेंथी यूनिट है, बड़ा यूनिट है, और इसका वेटेज भी सबसे ज्यादा है, 30%। So here law of contract relates with Indian Contract Act 1872 जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी ये जो यूनिट 1 है आपका, बेसिकली इसका हेडिंग है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और यूनिट 1 में हम जो पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आगे आएगा यूनिट 2, सेम हेडिंग, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 1872 कंटिन्यू हो रहा है। जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में ही आगे हम चर्चा करेंगे, और भी यूनिट 1 और यूनिट 2 मिलाकर ये कंबाइन है, यूं समझ लीजिए, कंटिन्यूस फॉर्म में है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आगे बढ़ेगा, इसका वेटेज 25% है यूनिट 2 का। सेम यूनिट आगे कंटिन्यू हो रहा है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम सबसे पहले इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। जैसे ही लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीट होगा, यूनिट 2 स्टार्ट होगा, और ये यूनिट 1 के कंटिन्यूशन में है। परफॉर्मेंस पे फोकस करेंगे कि परफॉर्मेंस कौन दे सकता है, हु कैन परफॉर्म अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, हु आर द वैलिड पर्सन्स हु कैन परफॉर्म अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस कौन दे सकता है, किसकी जिम्मेदारी होगी, अगर परफॉर्मेंस नहीं दिया जा रहा है तो आगे क्या। सो ये सारी चर्चा इसके अंदर होगी। परफॉर्मेंस, हु विल परफॉर्म अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस भी है अंदर, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होता है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होता है, इसके वैलिड रूल्स यानी कि लीगल रूल्स क्या है वैलिड परफॉर्मेंस के, ये हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद अगला जो टॉपिक होगा इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर, वो है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में से मुक्ति मिलना, मुक्ति, डिस्चार्ज होना। कब डिस्चार्ज मिलेगा आपको कॉन्ट्रैक्ट में से? जब आप परफॉर्म करें, आपने जो भी प्रॉमिस किया है, जो भी वादा किया है वो निभाया, यू गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। आपने जो भी वचन दिया है, जो भी प्रॉमिस किया है अदर पर्सन को, अगर वो आपने परफॉर्म कर दिया, एज एंड व्हेन यू परफॉर्म यू गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल है। तो डिस्चार्ज कैसे मिलेगा? तो उसका एक मेथड है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस दीजिए, डिस्चार्ज ले लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट में से मुक्ति मिल जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट में से आपने जो प्रॉमिस किया है आपने पूरा किया। अगर हम परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तो क्या हो जाएगा? ब्रीच हो जाएगा। ब्रीच यानी एक तरीके से वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमने करार भंग कर दिया, ऐसा हो जाएगा। आपने परफॉर्मेंस की प्रॉमिस की है, अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी कॉन्ट्रैक्ट में से, ठीक है। लेकिन अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो वहाँ ब्रीच हो गया, वायलेशन हो गया, करार भंग हो गया। करार भंग जहाँ होगा वहाँ जंग होगा, वहाँ फिर आ जाएगी बात अदालत में जाने की। तो उसकी रेमेडीज क्या है? अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, करार भंग होता है, दो पक्षकारों के बीच में ब्रीच होता है, तो उसमें उपाय क्या है, रेमेडी क्या है, ठीक है। तो जो भी एग्राइव्ड पार्टी है, इंजर्ड पार्टी है, उसके पास क्या रेमेडी, क्या सॉल्यूशन, क्या उपाय होगा, उसकी चर्चा इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर होगा। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, क्या वो कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है, क्या वो परफॉर्मेंस की ही डिमांड कर सकता है, वगैरह वगैरह, ये रेमेडीज की चर्चा इसके अंदर। सो यूनिट 2 भी हमारा सेम टू सेम हेडिंग रहेगा इसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ही कंटिन्यूशन में पढ़ेंगे, और ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के ही सारे पॉइंट्स हैं। सो यूनिट 1 और 2 को मिला के हम ओवरऑल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ने वाले हैं, और इसके अंदर जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स की हम चर्चा करेंगे। इसके बाद आगे आएगा यूनिट 3। यूनिट 3 का हेडिंग रहेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट
1872 जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद, जनरल बातों के बाद हम स्पेशल बातों पे आएंगे, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पे आएंगे। इसका वेटेज 25% है। इसके अंदर आपने बेसिकली 5 कॉन्ट्रैक्ट्स डिटेल में पढ़ने हैं। देयर आर 5 कॉन्ट्रैक्ट्स, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो आपको डिटेल में पढ़ने हैं। जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पे फोकस करेंगे। और ऐसे 5 कॉन्ट्रैक्ट्स है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। एक है इंडेमनिटी एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है बेलमेंट एंड प्लेज कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा है एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। ये 5 कॉन्ट्रैक्ट है जिसके डिटेल चर्चा होगी। इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, इन सब की डेफिनेशन पे फोकस करेंगे हम। इनका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। इनकी पार्टीज कौन कौन सी, जैसे इंडेमनिटी में 2 पार्टीज है, इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड। गारंटी में 3 पार्टीज है, डेटर, क्रेडिटर एंड गारंटर या श्योरिटी। तो ये इनकी पार्टीज कौन कौन सी है, पार्टीज की राइट्स क्या है, पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टाइप्स ऑफ क्या टाइप्स है पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो ये सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। बेलमेंट में भी जैसे बेलर और बेली इसके पार्टीज रहती, तो इनकी भी राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, हाउ द पार्टीज गेट डिस्चार्ज और हाउ द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स टर्मिनेटेड, ये सारी चर्चा रहेगी। इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, और एजेंसी में भी ऐसा ही रहेगा। एजेंसी में 2 पार्टीज होती है, एजेंट एंड प्रिंसिपल। तो एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में रिलेशनशिप कैसा रहता है एजेंसी का, इसकी चर्चा होगी। टाइप्स ऑफ एजेंट कौन से होते हैं ये हम देखेंगे। मेथड्स ऑफ एजेंसी, क्रिएशन ऑफ एजेंसी क्या है, एजेंसी की रचना कैसे होती है, इनकी मेथड्स कौन सी है, इस पे फोकस करेंगे। एजेंसी की रचना हुई है तो इसका अंत कैसे आएगा, हाउ द एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट गेट्स टर्मिनेटेड, उसका अंत कैसे आता है। तो ये भी डिस्कशन का एक बहुत बड़ा इशू रहेगा। एजेंट और प्रिंसिपल के भी राइट्स एंड ड्यूटीज पे हम फोकस करेंगे। व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। तो इस तरीके से हर एक पर्टिकुलर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इनकी डेफिनेशन, इनके टाइप्स, इनकी पार्टीज और इनकी जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज है एंड हाउ दे गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी बेसिक चर्चा इस पर्टिकुलर 5 कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर रहेगी, पांडावाज में रहेगी। और हमारा आखिरी यूनिट जो है यूनिट 4 है, और यूनिट 4 का टाइटल है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट 20%, इसका वेटेज है। यूनिट 1, 2 और 3 का एक ही एक्ट है, एक ही एक्ट आप पढ़ने वाले हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 3 यूनिट को मिला के आप एक ही एक्ट पढ़ने वाले हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। चौथा यूनिट जो है वो सेपरेट एक्ट है, उसकी चर्चा होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट। तो ये दूसरा एक्ट यानी कि दूसरा लॉ, दूसरी धारा जो आप पढ़ने वाले हैं वो ये है। बेसिकली आप 2 ही एक्ट पढ़ने वाले हैं पूरे सेमेस्टर में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट। 2 ही लॉ आप पढ़ने वाले हैं, 2 ही पर्टिकुलर लॉ आप पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर क्या चर्चा का विषय रहेगा, इसके अंदर हम क्या चर्चा करेंगे सर, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है इन इंडिया, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। बेसिकली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आर देयर, इसकी चर्चा होगी। इसके टाइप्स क्या है उस पर फोकस किया जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप जानते ही हैं, अकाउंटेंसी के अंदर आपने बैलेंस शीट में इनकी एंट्रीज की हुई है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा फेमस है वो 3 प्रकार की, 3 स्वरूप की है जो हमारे सिलेबस में रखी गई है। उसमें से सबसे पहले आता है पैटेंट। तो पैटर्न का मीनिंग, डेफिनेशन, साइलेंट फीचर क्या है इसके, इसकी रेमेडीज क्या मिलती है। जो पैटर्न ओनर है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है पैटेंट का, अपनी मेहनत का फल जो है, जिन्होंने मेहनत करके पैटेंट अपना रेडी किया है, तो जो पैटर्न ओनर है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, अगर कोई ये चुरा लेता है तो रेमेडीज क्या है, उपाय क्या है, सॉल्यूशन क्या है पैटर्न ओनर के पास, इसकी डिस्कशन रहेगी पैटर्न के अंदर। उसके बाद आता है दूसरा इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रकार, वो है कॉपीराइट्स। तो कॉपीराइट्स का भी हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, यानी कि मीनिंग, डेफिनेशन। इस ये जो टर्म है कॉपीराइट, टर्म यानी एक तरीके से इसका टर्म, यहाँ पे टर्म ड्यूरेशन की बात हो रही है, ड्यूरेशन क्या रहेगा, टर्म ऑफ कॉपीराइट, व्हाट वर्क्स आर प्रोटेक्टेड, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो इसके अंदर, जिसके अंदर आप कॉपीराइट का उपयोग करके आप अपने काम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। हु ओव्स द राइट्स एंड ड्यूरेशन,
ये अधिकार किसे प्राप्त होता है, कॉपीराइट करवा कौन सकता है और कितने ड्यूरेशन के लिए वो वैलिड रहेगा, रजिस्ट्रेशन कितने टर्म के लिए रहेगी, ये भी एक चर्चा का विषय रहेगा। और मीनिंग ऑफ फेयर यूज, ये एक सेपरेट छोटा टॉपिक है, फेयर यूज क्या होता है वो एक समझेंगे। इसके बाद है ट्रेडमार्क, तीसरा और आखिरी जो आपके सिलेबस में है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ट्रेडमार्क है। इसके अलावा भी और देर आर अदर टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भी है, लेकिन आपके सिलेबस में जो हम चर्चा करने वाले हैं बेसिकली ये तीन है, जिसका डिटेल में डिस्कशन होगा। मीनिंग, ट्रेडमार्क का हम समझेंगे कॉन्सेप्ट, फंक्शन और इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट सिलेबस ऑफ बीआरएफ, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में। ओवरऑल आप 4 यूनिट पढ़ने वाले हैं पूरे सेशन में, जिसमें पहले 3 यूनिट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर है 1872, और उसमें भी यूनिट 1 और 2 मिला के जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स की चर्चा होगी। उसके बाद यूनिट 3 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की चर्चा होगी। और उसके बाद आप जो आखिरी यूनिट में पढ़ने वाले हैं वो पैटर्न, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क की डिटेल डिस्कशन, विच आर द टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इन इंडिया, इसकी चर्चा रहेगी।